वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कैरियरटेक एकेडमी। कैरियरटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण तिवारी आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न। लास्ट वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स के शुरू के 50 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए थे और मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिला। उम्मीद करता हूं वैसा ही कुछ प्यार आप लोग इस वीडियो को भी देंगे। अगर आपको वीडियो में किसी कंटेंट पे कोई आपत्ति हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख के बताइए। और मेरी आपसे विनती है हमेशा की तरह कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे यूं ही अपना प्यार देते रहें और बेल नोटिफिकेशन दबा देंगे तो आगे हम जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपने प्रश्न के सीरीज के ऊपर चलते हैं। आज मैं टॉप 50 क्वेश्चंस लेके फिर से आ गया हूं फिल इन द ब्लैंक्स के। चलें हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51, कल 50 किए थे, उसके आगे की सीरीज है ये। सेलेक्टिंग डैश चेंजेस द पेज फ्रॉम टॉल टू वाइड ओरिएंटेशन। डैश का चयन करने से पेज टॉल से वाइड ओरिएंटेशन में बदल जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए लैंडस्केप। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहे हैं, एक बार सारे विकल्प को पढ़ लीजिए जिससे कि प्रश्न देखते ही आपके दिमाग में उत्तर जब स्ट्राइक करे तो आपको पता लग जाए कि हाँ इसका आंसर इसमें दिया हुआ है या इनमें से कौन सा हो सकता है। तो उसी को देखते हुए पहले हम लोग अपने विकल्पों को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारा विकल्प पहला है जस्टिफाई, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है सिस्टम, चौथा है कंट्रोल एक्स, पांचवा है एप्लीकेशन, छठा है लैंडस्केप, फिर लीडर, फिर कंट्रोल वी, फिर कैलिब्री, फिर बुकमार्क, फिर फॉर्मेट पेंटर, फिर लाइन स्पेसिंग और लास्ट में मेल मर्ज। तो ये हमारे कुछ विकल्प है। इस प्रश्न में हमने देखा कि सिलेक्टिंग डैश चेंजेस द पेज फ्रॉम टॉल टू वाइड ओरिएंटेशन। ये विकल्प चुनने पर हमारा जो पेज का ओरिएंटेशन टॉल से वाइड में बदल जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है कौन सा? लैंडस्केप। ओके, कल आप लोगों ने मुझे एक सुझाव दिया था, उस सुझाव को हम लागू कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि पेन का कलर कुछ स्पष्ट दिख नहीं रहा था, तो मैं पेन का कलर येलो ले लेता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी को दिखाई देगा। तो इसका सही आंसर होगा लैंडस्केप। चलें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। Question number 52 says, dash will copy formatting from one place and apply it to another. Dash एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करेगा और दूसरे स्थान पर अप्लाई कर देगा। तो ये जो फीचर MS वर्ड में है इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो हमारे विकल्प में मैंने पढ़ा था उसमें फॉर्मेट पेंटर था, तो फॉर्मेट पेंटर इसका सही उत्तर होगा। ये रहा फॉर्मेट पेंटर, तो इसका उत्तर होगा के यानी कि फॉर्मेट पेंटर। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53। डैश अलाइनमेंट विल मेक ऑल द लाइंस इन अ पैराग्राफ ऑफ सेम लेंथ। डैश अलाइनमेंट एक पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को समान लंबाई का बना देगा। तो ये जो अलाइनमेंट कहलाता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जस्टिफाई पहला ही विकल्प शायद इसमें दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होना चाहिए जस्टिफाई। ठीक है ना? तो आंसर विल बी ए, जस्टिफाई। जब जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देते हैं तो उस पैराग्राफ की सभी लाइनें लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन दोनों को टच करता है सिवाय आखिरी लाइन के। और पहली लाइन में भी अगर आपने उसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट तैयार कर रखा है तो
अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। डैश इज अ सॉफ्टवेयर फंक्शन which allows to create multiple and potentially large number of documents from a single template form and a structured data source। डैश एक सॉफ्टवेयर फंक्शन है जो एक टेम्पलेट फॉर्म और एक स्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्स से कई और संभवतः बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स बनाने की अनुमति देते हैं। तो इसका सही आंसर है मेल मर्ज। मेल मर्ज में हम लोग करते क्या है, एक मेन डॉक्यूमेंट्स का खाका तैयार करते हैं और हमारे पास एक डेटा सोर्स होता है और डेटा सोर्स में जितने भी डेटा होंगे उन सब के लिए ये डॉक्यूमेंट्स उतने बार बना देगा। वहां से डेटा को इंसर्ट करके वो उतने सारे डॉक्यूमेंट्स के पेज बना देगा या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बना देगा। तो ये है हमारा मेल मर्ज। तो इसका सही आंसर हुआ मेल मर्ज, यानी कि ये वाला ऑप्शन एम। यहां पे आप टाइप करेंगे एम। ओके, मेल मर्ज हमारे एमएस वर्ड का एक बहुत ही पॉपुलर फीचर है जो कि हमारे वर्ड को इतना पॉपुलर बनाता है। अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड विथ डिफरेंट डेटा। डेटा सब में बदल जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 55। डैश टैब इज यूज्ड टू प्लेस एक्सटर्नल इमेज फाइल इनटू वर्ड फाइल। डैश टैब का उपयोग एक्सटर्नल इमेज फाइल को वर्ड फाइल में लाने के लिए किया जाता है। ये इसका आंसर है इंसर्ट टैब। तो हमारा सही आंसर है इंसर्ट, यानी कि बी। आई होप आपके समझ में आ रहा है। आपने देखा होगा आपका इंसर्ट इमेज जो ऑप्शन होता है इंसर्ट मेन्यू में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 56। 56वां प्रश्न कह रहा है द डैश कमांड कट्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एंड पुट्स इट ऑन अ क्लिपबोर्ड। डैश कमांड चयनित टेक्स्ट और ग्राफिक्स को काट देता है और उसे क्लिपबोर्ड में रखता है। तो यह है कंट्रोल एक्स। ठीक है, इसका सही आंसर है कंट्रोल एक्स। कट का शॉर्टकट है कंट्रोल एक्स। तो यहां पे आंसर होगा डी, यानी कि कंट्रोल एक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है द कैरेक्टर दैट फिल्स द स्पेस अप टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप पोजीशन इज कॉल्ड डैश कैरेक्टर। यह कैरेक्टर जो अगले टैब स्टॉप तक रिक्त स्थान को भरता है डैश कैरेक्टर कहलाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जब आमतौर पे हम लोग इंडेक्स वगैरह बनाते हैं, इंडेक्स किसी भी डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि उसके सामने डॉट 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 भर जाए और लास्ट में जाके पेज नंबर पड़े। तो इसके लिए जो कैरेक्टर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं लीडर कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है लीडर, जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डैश इज नेम ऑफ अ फॉन्ट। डैश एक फॉन्ट का नाम है। इस विकल्प में कैलिब्री एक फॉन्ट है जो कि डिफॉल्ट फॉन्ट होता है आजकल विंडोज एमएस ऑफिस के नए एमएस वर्ड के वर्जन पे, जैसे 2013, 2016, 2019 यूज कर रहे हैं, उन सभी में जो डिफॉल्ट फॉन्ट सिलेक्टेड रहता है वो है कैलिब्री। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर है आई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलें। हमारा अगला प्रश्न दैट इज क्वेश्चन नंबर 59 says in Excel dash allows the user to enter repetitive data quickly। एक्सेल में डैश यूजर को, अच्छा यहाँ पे हमारा विकल्प शायद बदल गया है, तो एक बार विकल्प पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके ऊपर चलते हैं। हमारा विकल्प अब बदल चुका है, टेबल बदल चुका है। आप देखें डेटा, सॉर्ट, फिल्टर, ऑटोफिल, कॉलम, फॉर्मूला, ऑटो सम, पाई, 12+24, पासवर्ड, वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आखिरी है एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये हमारे विकल्प हैं।
अब हम प्रश्न को एक बार पढ़ें तो हमें इसका उत्तर जल्दी समझ में आ जाएगा। इन एक्सेल डैश अलाउज द यूजर टू एंटर रिपीटेटिव डेटा क्विकली। एक्सेल में डैश यूजर को रिपीट होने वाली डेटा को तीव्रता से एंटर करने की अनुमति देता है। जो डेटा बार बार आए उसको कई बार अगर आपको एक्सेल की शीट में डालना है तो जो फीचर उसके लिए हमारे पास सपोर्ट करता है वो है ऑटो फिल। तो ऑटो फिल विकल्प में हमने कहीं पढ़ा था, हाँ ये डी में है, तो यही हमारा आंसर है। आपने देखा होगा कि जैसे ही हम एक्सेल में टाइप करते हैं तो अगर कोई चीज पिछली बार आपने टाइप किया था दोबारा आता है तो वो ऑटो फिल उसको पूरा दिखाने का प्रयास करता है। अगर आपको उसको चाहिए तो टैब लगा दीजिए, वो पूरा का पूरा पुराना डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। इसे कहते हैं ऑटो फिल। ऑटो फिल से आपका समय एंट्री करने में जो समय लग रहा है वो काफी बचत होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 60। डैश इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू टोटल रोज एंड और कॉलम्स। एक्सेल में डैश का उपयोग रोज या कॉलम को जोड़ने के लिए किया जाता है। जोड़ने का जो फंक्शन होता है वो सम। तो सम से संबंधित इसमें एक ये दिख रहा है विकल्प और एक यहां पे दिख रहा है ऑटो सम। तो ऑटो सम ही इसका सही आंसर है, क्योंकि ऑटो सम में क्या होता है, जहां पे आप ऑटो सम फंक्शन को इंसर्ट करते हैं वो उसके ऊपर या उसके बाएं होने वाले कॉलम्स को सजेस्ट करता है। अगर आपको लगता है कि वो सही विकल्प है तो उसको डायरेक्टली एंटर दबा के एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर लगता है कि नहीं इसमें चेंज करना है तो आप अपना रेंज ऑफ सेल्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑटो सम यानी कि जी। ठीक है, अगले विकल्प पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 61। इन अ स्प्रेडशीट a statement that performs a calculation is called a or an। स्प्रेडशीट में जो स्टेटमेंट कैलकुलेशन करता है उसे कहते हैं, ध्यान रखिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं फॉर्मूला एंट्री, और फॉर्मूला एंट्री की शुरुआत इक्वल्स टू से होती है। हम लोग सीधे लिखते हैं इक्वल्स टू, जो भी फॉर्मूला लिखना है या फंक्शन लिखना है वो वहां पे लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है, एक्सप्रेशन चाहिए होता है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फॉर्मूला एंट्री। तो आंसर होगा फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर होगा एफ। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इफ यू एंटर 12 + 24 इन अ सेल एक्सेल विल डिस्प्ले। अगर आप एक सेल में 12 + 24 एंटर करेंगे तो एक्सेल डिस्प्ले करेगा डैश। ध्यान रखिए, अगर यहां पे इक्वल्स टू लिखा होता तो 12 + 24 को इसका टोटल करके दिखाता, यानी कि दिखाता 36। बट चूंकि आपको इक्वल्स टू लिखना आप भूल गए हैं तो इसको वो क्या करेगा, एक टेक्स्ट एंट्री मान लेगा। क्या मान लेगा? टेक्स्ट एंट्री, और इसको एज इट इज दिखाएगा 12 + 24। तो सही आंसर होगा 12 + 24 यानी कि आई। ठीक है, ऐसा क्लियर? यहां पर उसका रिजल्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिजल्ट तभी कैलकुलेट करेगा जब इसकी शुरुआत आप करेंगे इक्वल्स टू से। आई होप आपकी समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। इन डैश चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। डैश चार्ट में केवल एक डेटा सीरीज प्लॉट की जा सकती है, और चार्ट में जब आप एक्सेल में बात करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही ऐसा चार्ट है जिसमें केवल एक सीरीज यूज कर सकते हैं, दैट इज योर पाई चार्ट। तो इसका सही आंसर है पाई। हमने विकल्प में कहीं पाई देखा था, हाँ है, ये एच है, तो इसका सही आंसर होगा एच, यानी कि पाई चार्ट। ठीक है, अगला प्रश्न, डैश लेबल सर्व्स एज डेटा मार्कर विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम। ठीक है, डैश लेबल सर्व्स एज डेटा मार्कर विच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम। तो इसका आंसर है हमारा डेटा। तो डेटा हमने कहीं पढ़ा था,
देखिए इसमें है विकल्प में डेटा, हाँ पहला ही है विकल्प, तो इसका आंसर होगा ए, डेटा लेबल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, ये कहता है अ वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग एक वर्कशीट को हम डैश के माध्यम से सुरक्षित कर सकते हैं या डैश के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो होता है पासवर्ड। अगर आप वर्कशीट कोड के डेटा को चाहते हैं कि कोई बदल ना सके या कोई दूसरा व्यक्ति उस वर्कशीट को खोल ना सके, तो आप क्या करें, ऐसे वर्कशीट को, ऐसे वर्कबुक को आप क्या करें, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दें। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने से जब भी आप उस वर्कशीट को ओपन करने का प्रयास करेंगे तो पहले वो आपसे पासवर्ड मांगेगा, और अगर खुला हुआ है तो आपको चेंज करने से पहले वो उसको बोलेगा अनप्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारा सही आंसर है प्रोटेक्ट पासवर्ड, है ना, तो जे। हर एक एप्लीकेशन में सिक्योरिटी से संबंधित कुछ फीचर्स जरूर दिया होता है, एक्सेल में भी दिया हुआ है, और वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चला जाए। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66 कह रहा है अ फीचर इन एक्सेल दैट अरेंजेस डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड। हमारा फीचर, एक्सेल का एक फीचर जो कि डेटा को एक खास क्रम में अरेंज करता है, उसे कहते हैं सॉर्टिंग, सॉर्ट, है ना, तो इसका आंसर होगा बी। चलें अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 67। इन MS Excel न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज लेबल वैल्यू इफ इट प्रोसीड्स विथ। एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को हम एक लेबल वैल्यू की तरह से उपयोग कर सकते हैं यदि उसके शुरू में डैश लगा दें तो ध्यान रखिए, किसी भी न्यूमेरिक डेटा को अगर हम एक रिमार्क एंट्री या लेबल एंट्री की तरह से देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, उसके पहले एक अपॉस्ट्रोफी लगा दें। अपॉस्ट्रोफी लगाते ही अब वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रह जाएगा, वो एक मार्कर रह जाएगा, वो एक लेबल की तरह से काम करेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपॉस्ट्रोफी, यानी कि एम। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 68। इन डैश चार्ट वन और मोर देन वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड। डैश चार्ट में एक या एक से अधिक डेटा सीरीज प्लॉट की जा सकती है। तो कई सारे से हैं, हमारे विकल्प में एक जगह हमने कॉलम पढ़ा था, तो इसके लिए बिल्कुल जो फिट बैठ रहा है वो बैठ रहा है कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में हम करते क्या है कि कई सीरीज को अलग अलग कॉलम से उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कई सीरीज को हम एक साथ प्लॉट कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कॉलम, यानी कि ई। मैं एक बार फिर से बता दूं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं जो अपने प्रैक्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एज अ टीचर मैं बार बार आपको ये चीज़ कहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हों तो उस समय हम लोग बार बार ये फोर्स करते हैं कि आप प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, राइट। और जब आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी पढ़ रहे हैं, इस समय वो चीज़ आपको आसान लगने लगता है। फिर भी जिसको नहीं पता है वो इसको देख करके याद कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन MS Excel मैक्रो इज इन डैश टैब। एक्सेल में मैक्रो डैश टैब में मौजूद है। तो जहां तक मुझे याद है व्यू टैब में होता है, व्यू मैक्रो ऑप्शन होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए व्यू। लेट अस सी हमारे पास कोई व्यू ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा, ये पूरा टेबल ही बदल दिया गया है, तो पहले टेबल के सारे विकल्प पढ़ लेते हैं तो हमें आसान हो जाएगा। वर्कबुक,
प्रूफिंग मोड व्यू, देखिए हमने अभी व्यू की बात की थी, तो इसका आंसर व्यू ही होना चाहिए, ये डी है, यहां पे विकल्प डी आना चाहिए। एनीवे बाकी भी पढ़ लेते हैं। F11 फ्रीज पेन्स कॉलम्स 16,384, सॉर्टिंग, स्प्रेडशीट, मैक्रो, फिल्टर और लास्ट है स्कैटर। ये कुल मिलाकर हमारे पास 13 विकल्प हैं। तो यहां पर पहले प्रश्न में हमारा जो विकल्प फिट होता है वो है कौन सा, व्यू टैब। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 70, प्रश्न नंबर 70। इन MS Excel एन इंडिविजुअल फाइल इज नोन एज। एक्सेल में इंडिविजुअल फाइल को, एक्सेल में एक इंडिविजुअल फाइल को हम डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए वर्कबुक। तो वर्कबुक हमारा पहला ही विकल्प है, तो आंसर हो जाएगा ए। चलें अगले प्रश्न। आपको अभी तक जितने भी हमने वीडियोस जारी किए हैं, चाहे वो MCQ का रहा हो, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स का रहा हो, सत्य असत्य कथन का रहा हो, या अभी जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान की आपूर्ति वाले वीडियो हैं, इनको देख करके एक चीज तो आपको लग रहा होगा, क्या, कि O लेवल इतना कठिन नहीं है जितना लोग समझते हैं। बस इसके लिए नियमित स्टडीज करने की आवश्यकता है, राइट। तो मेरा आप लोगों को सुझाव यही रहता है, हमेशा मैं कहता हूं कि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। आप परिश्रम करिए, कोई भी काम होगा वो आपको आसान लगने लगेगा। और हम अपने कैरियर टेक एकेडमी में इसी चीज की आपको प्रेरणा देते हैं। आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, क्लास में जब आते हैं पढ़ते हैं तो आपको रेगुलरिटी बनी रहती है। आप क्लास में क्लास करते हैं, प्रैक्टिकल लैब में हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, और उसके बाद हमारे पास वीडियो का भी विकल्प रहता है। आप वीडियो को देख करके अपनी जो भी समझ को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलें हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, ये कहता है MS Excel इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश प्रोग्राम। ठीक है, MS Excel डैश प्रोग्राम का उदाहरण है। तो जो हमारे पास विकल्प दिए हैं इसमें से मेरे को जो सबसे सही फिट हो रहा है वो है स्प्रेडशीट। MS Excel एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट क्या होता है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे बहुत फैलाया जा सकता है, यानी लंबा कागज का टुकड़ा, वो है हमारा स्प्रेडशीट। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे हो जाए जैसे कंप्यूटर पे, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आप देखते हैं हमारे पास जो वर्कशीट होता है, इसमें ढेर सारे रोज और कॉलम्स दिए होते हैं फॉर द ईज ऑफ डेटा एंट्री, डेटा एंट्री में सहूलियत के लिए। ठीक है, तो ये एक स्प्रेडशीट है। तो MS Excel एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए जे, यानी कि स्प्रेडशीट। बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हंसते हंसते आप सीख लेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स सपोर्टेड इन MS Excel 2013 वर्कशीट आर। 2013 एक्सेल में के वर्कशीट में अधिकतम कॉलम्स की संख्या, कॉलम्स का लेवल ABCD इस तरह से दिया रहता है, तो इसमें कुल मिलाकर के 16,384 कॉलम्स होते हैं MS Excel 2013 वर्जन में। अलग अलग वर्जन में अलग अलग होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। ये 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें 16,384 हैं, तो आंसर शुड बी H। इट्स वेरी इजी, बड़े ही आसानी से आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 73, डैश फंक्शन की जनरेट्स अ बार ग्राफ फ्रॉम द वैल्यू एंटर्ड इन एक्सेल। ठीक है, डैश फंक्शन की एक्सेल में डाली गई वैल्यू से बार ग्राफ उत्पन्न करता है, और इसका आंसर है F11।
तो F11 ये हमारा आंसर है ई। तो यहां पे आंसर होना चाहिए ई। अगला प्रश्न, इन एक्सेल डैश चार्ट इज ऑल्सो नोन एज XY चार्ट, और यह होता है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज में। तो हमारा आंसर होगा स्कैटर चार्ट, ये एम विकल्प है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 75, इन एक्सेल ऑप्शंस द ऑटो करेक्ट ऑप्शन कैन बी फाउंड इन डैश मेन्यू। एक्सेल ऑप्शंस में ऑटो करेक्ट ऑप्शन डैश मेन्यू में मिलता है। तो यह है प्रूफिंग वाला, है ना। तो इसका आंसर है बी यानी कि प्रूफिंग। बहुत आसान सा है। हंसते खेलते अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, डैश इज नॉट अवेलेबल इन प्रिंट एरिया सिलेक्शन ऑप्शन व्हेन यू प्रिंट एन एक्सेल डॉक्यूमेंट। जब आप एक्सेल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो डैश प्रिंट एरिया सिलेक्शन ऑप्शन में मौजूद नहीं होता है, और वो नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? कॉलम। कॉलम है क्या? हाँ है, ये जी। तो इसका सही आंसर होगा जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77। हमारा प्रश्न नंबर 77 कहता है डैश फंक्शन रिटर्न्स द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन डेटा सेट। डैश फंक्शन हमारे जो वर्कशीट में सबसे कॉमन वैल्यू को रिटर्न करता है। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो जानते हैं इसका आंसर क्या है। उनके अनुसार मोड क्या करता है? हमारे डेटा वैल्यूज में से जो सबसे कॉमन वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आपको दिखाई देती है, वही रिटर्न करता है। तो यहां पे भी वही आंसर है, मोड ही होना चाहिए। तो मोड हमारा विकल्प सी में है, तो यहां पे सी आना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 78, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द टॉप रो विजिबल while scrolling through the rest of the worksheet is known as। एक्सेल वर्कशीट में स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर की रो को स्थिर रखने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। ये फीचर जो हमारे मिलता है वो मिलता है फ्रीज पेन्स में। तो फ्रीज पेन्स, हाँ हमारे पास विकल्प दिया हुआ है एफ, तो आंसर होना चाहिए एफ। जब आप किसी रो को फ्रीज कर देते हैं तो स्क्रॉलिंग करते वक्त वो रो स्क्रीन पे हमेशा स्थिर रहेगा, दिखाई देगा, बाकी के रोज स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, जिस रो को आप स्थिर करेंगे उसके ऊपर के जितने भी हैं वो स्थिर रहेंगे, उसके ऊपर के जितने भी हैं वो स्थिर रहेंगे, नीचे वाला जो है वो स्क्रॉल करता रहेगा। राइट, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 में आप देख रहे हैं कि हमारा टेबल बदल चुका है। तो हम एक बार फिर से पहले टेबल को पढ़ेंगे, विकल्प को जानेंगे, तब जाकर के हम अपने इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहला है लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है क्लिप आर्ट, चौथा है एनिमेशन टैब या एनिमेशन पेन, और उसके बाद है लेआउट, स्लाइड्स, स्लाइड व्यू, टेम्पलेट, स्लाइड। देखिए हमारे पास स्लाइड्स है, ध्यान रखिए स्लाइड्स है, स्लाइड है और स्लाइड व्यू है, तीन अलग अलग चीजें हैं। टेम्पलेट, कंट्रोल एन, कंट्रोल एम, टाइमिंग्स एंड एप्पल, ये हमारे पास कुल मिलाकर के 13 विकल्प दिए हुए हैं। तो चलिए, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन। हमारे प्रेजेंटेशन में डैश एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है और वो है स्लाइड। तो इसका सही आंसर होगा स्लाइड, आई। तो हमारा विकल्प आई होना चाहिए। चलें जल्दी से हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर डैश इज कॉल्ड अ प्रेजेंटेशन। एक या एक से अधिक स्लाइड्स के समूह को, यहां पे स्लाइड्स आना चाहिए, तो स्लाइड्स विकल्प क्या होना चाहिए, है ना। तो ये आंसर एफ होना चाहिए, इज अ प्रेजेंटेशन। एक ही से अधिक स्लाइड्स के समूह को प्रेजेंटेशन कहते हैं। आगे बढ़ जाए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, डैश शोज यू टू वर्क ऑन इंडिविजुअल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डैश आपको इंडिविजुअल स्लाइड पर काम करने की अनुमति देता है। और ये जो हमारा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्लाइड व्यू। स्लाइड व्यू में जब करते तो एक बार में एक स्लाइड दिखाता है जिसपे आप चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए जी, यानी कि स्लाइड व्यू। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 82। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल्स एटसेट्रा इज कॉल्ड। किसी भी स्लाइड में एलिमेंट्स का जो अरेंज करते हैं जैसे कि टाइटल, सब टाइटल, टेबल, पिक्चर इत्यादि, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लेआउट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लेआउट, यानी कि ई। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 87। A file which contains ready-made styles that can be used for presentation is called dash. A file which contains ready-made styles that can be used for a presentation is called, ये मुझे लगता है मैं काफ़ी आगे निकल आया क्या? कुछ हमारे स्लाइड्स स्किप हो गए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है मैंने कई बार बटन दबा दिया इसलिए बढ़ गया होगा। तो कुछ स्लाइड्स मेरे अभी हमने डिस्कस भी नहीं किए, जरा सा इनको भी पहले डिस्कस करके तब आगे बढ़ते हैं। पहला है 82, डैश इज अ गैलरी ऑफ रेडीमेड ग्राफिक्स अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पहले से बने हुए ग्राफिक्स की एक गैलरी होती है, वो है हमारा क्लिप आर्ट। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि क्लिप आर्ट। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट इज अ प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट ऑफ, किस कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहां पे आंसर होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि 84वां, स्लाइड शो कैन बी रिपीटेडली कंटिन्यूअसली बाई, स्लाइड शो को लगातार डैश से दोबारा रिपीट किया जा सकता है, वो है हमारा ये पहला ऑप्शन, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल एस्केप। होगा क्या? एक स्लाइड चलते चलते जब आखिरी स्लाइड पे पहुंच जाएगा फिर वो वापस पहली स्लाइड पे आ जाएगा। ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि आप एस्केप बटन ना दबा दे। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 85, फ्रॉम डैश वी कैन सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। डैश से हम हर ऑब्जेक्ट की टाइमिंग सेट कर सकते हैं, और वो है आंसर क्या? किससे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं? दैट इज योर लेआउट से। तो इसका सही आंसर होना चाहिए लेआउट। नहीं, इसके हम लोग का होना चाहिए लेआउट नहीं, इसका आंसर होना फ्रॉम डैश वी कैन सेट द टाइमिंग फॉर ईच ऑब्जेक्ट। इसका सही आंसर होना चाहिए लूप कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होगा, क्लिप आर्ट नहीं होगा, एनिमेशन टैब, हाँ ये आंसर इसका होना चाहिए एनिमेशन टैब। तो ये सही आंसर है डी। ठीक है, जब एनिमेशन टैब में हम जाते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको सेलेक्ट करके उसकी टाइमिंग को हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड नंबर 86, इसको शायद हम लोग ने कर लिया है, इसका आंसर ई है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड नंबर 87 पे, क्वेश्चन नंबर 87 पे। इसमें हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अ फाइल विच कंटेन्स रेडीमेड स्टाइल्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट। तो आंसर होना चाहिए टेम्पलेट। टेम्पलेट में हमारे पास स्लाइड्स के स्टाइल्स होते हैं, उसको हम अप्लाई करके अपने प्रेजेंटेशन को बढ़िया बना सकते हैं। नेक्स्ट 88, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, उसका शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एम है। तो कंट्रोल एम इसका सही आंसर होगा के। वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड्स इंसर्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एम यूज करते हैं। सॉरी, यहाँ पे के आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, डेटा आइटम्स ग्रुप टुगेदर फॉर स्टोरेज पर्पस इज कॉल्ड अ, डेटा स्टोरेज के उद्देश्य से एक साथ समूहीकृत डेटा वस्तुओं को कहा जाता है। अच्छा, यहाँ विकल्प बदल गए हैं तो हमें एक बार विकल्प देखना पड़ेगा। ड्रैग एंड ड्रॉप, सीपीयू, रैंडम, कंपाइलर, रिकॉर्ड, 8 हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क 2 बार है,
अब इसका क्या पर्पस है मुझे नहीं पता। सीक्वेंशियल, मेन फ्रेम्स, डायनामिक, बाइनरी एंड आउटपुट। तो यहाँ पर जो डेटा आइटम्स को जो एक साथ हम लोग स्टोरेज पर्पस के साथ के लिए रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स। तो ये हो गया ई, आंसर होना चाहिए ई। अगले प्रश्न में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 says different stages in information processing are input, output and dash। तो आपको पता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होना चाहिए। तो आउटपुट हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारा एम है, तो एम। हमारे डेटा प्रोसेसिंग को की विभिन्न चरण है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द वे ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ मैग्नेटिक टेप इज, मैग्नेटिक टेप पे सूचना को एक्सेस करने का जो तरीका है दैट इज नोन एज सीक्वेंशियल एक्सेस। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में दिया होगा कहीं है, यस वी हैव अ सीक्वेंशियल, क्रमिक। तो आंसर इज आई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, वन कैन कॉपी फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यूजिंग माउस, इट इज नोन एज। हम माउस से फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हैं, किसके, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप कॉपी या ड्रैग एंड ड्रॉप मूव। इसमें हम माउस को यूज करते हुए किसी फाइल को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जब ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो कॉपी हो जाता है, बिना कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो वो हो जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप मूव। तो इसका आंसर है ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए। हमारा प्रश्न नंबर 93। तो दोस्तों हम लोग ने काफी कुछ इसमें कर लिया है, बहुत ही आसान सा है। आप लोग जरा सा भी सतर्क रहेंगे तो आपको सही आंसर देने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, हमने अपने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको कहते हैं ऑक्ट मीन्स 8, तो इसका बेस होगा 8। तो आंसर होगा एफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94, द डैश इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता है इनमें से जो विकल्प दिख रहा है वो हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा क्या है, एक, आप चाहे जी लिखें चाहे एच लिखें, दोनों विकल्प सही है क्योंकि दोनों ही हार्ड डिस्क दिया हुआ है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 95, डैश आर कंप्यूटर्स दैट एक्सेल एट एग्जीक्यूटिंग मेनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। डैश कंप्यूटर है जो एक ही समय में भिन्न कंप्यूटर प्रोग्राम निष्पादित करने में उत्कृष्ट हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम्स। तो मेन फ्रेम्स हमारे पास दिया होगा, यस जे। तो आंसर हो गया जे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 95, आई एम सॉरी 95 हो चुका है, यस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96, कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए डैश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग हमेशा बाइनरी में होती है, तो इसका आंसर होना चाहिए बाइनरी यानी कि एल। अगला हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 97, अ मेमोरी दैट रिक्वायर्स रिफ्रेशिंग ऑफ डेटा इज। एक मेमोरी जिसको डेटा रिफ्रेश करने के लिए आवश्यकता होती है, क्या भाई। हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में हमें डेटा को स्टोर करने के लिए रिफ्रेश करंट की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि डायनेमिक रैम में हमें कुछ कुछ समय पर बार बार, चूंकि वो कैपेसिटर से बनी होती है, कैपेसिटर कुछ देर बाद अपना चार्ज लूज करता है, तो बार बार उसको रिफ्रेश करंट भेजना पड़ता है जिससे कि वो अपने पुराने डेटा को, चाहे वो 0 हो चाहे 1 हो, उसको बराबर इंटैक्ट रख सके। ओके, तो इसका आंसर होना चाहिए डायनेमिक। तो डायनेमिक हमारे पास विकल्प के है, तो हम यहाँ पे के विकल्प लिखेंगे। ठीक है, हमारा अगला विकल्प, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 98 होना चाहिए, यस। द डैश ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। डैश जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हमारा सीपीयू होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलिए। 99,
द प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड, प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, बहुत सिंपल सा है, हम लोग पहले दिन से पढ़ते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विकल्प है, हाँ है एच, तो एच हमारा हो गया इसका आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आखिरी प्रश्न, डैश इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड नेटवर्क सर्वर्स। तो ऐसा इसमें विकल्प में एक ही चीज दिख रहा है और वो है हमारा Ubuntu। Ubuntu आप सर्वर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Ubuntu आप किसी मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स पे और कंप्यूटर्स पे भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है Ubuntu, तो आंसर हो गया F। इसके साथ ही हमारा ये अति महत्वपूर्ण 100 फिल इन द ब्लैंक्स का सेट कंप्लीट होता है। हमने ये जो 100 सेट दिए हैं, उम्मीद करते हैं इसमें से 10% जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। तो अगर 10% आ गया मैं 10 क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन ही होते हैं, तो मेरा तो पूरी तरह से आई कीप माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि कम से कम 10% जरूर हमारा इसमें से चुने जाएंगे। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दें। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें, जिससे कि भविष्य में भी अगर कोई वीडियो हम लोग अपलोड करें तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। अगले सीरीज में हम मैच द फॉलोइंग के प्रश्न लेके आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव में चौथे तरह का प्रश्न होता है जिसे कहते हैं मैच द फॉलोइंग्स। इसमें 10 आपको विकल्प ए में दिए रहेंगे, 10 विकल्प बी कॉलम में दिए रहेंगे। आपको एक एक कॉलम के सही विकल्प को बी के सही विकल्प से कनेक्शन देना है, राइट। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।